बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? पढ़ाई हो रही है डेली बेसिस पे। मैंने कहा है आप लोग लेक्चर्स पढ़ा करें ताकि आगे आपको मुश्किल ना हो। अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर सर्जिकल सप्लाईज। Surgical aids. These are referred to a wide range of materials used for dressing of wounds or injured or diseased tissues. Some are used to hold wound edges closely during healing. All these materials are collectively called surgical aids. सर्जिकल एड्स की अगर हम बात करें या सर्जिकल सप्लाईज़ की बेटा हम बात करें तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट वुंड्स की या इंजरी की वजह से जो वुंड हो जाते हैं वो या डिजीज़ टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए हम एड्स यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स। इसमें हमारे पास जो आ रहे हैं जो वुंड्स को जो हील करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर इसमें हमारे पास जो आते हैं वो सूचर्स एंड लिगेचर्स होते हैं और इन तमाम को हम कलेक्टिवली जो है सर्जिकल एड्स कहते हैं। और इन सब की सप्लाई जो होती है वो हॉस्पिटल फार्मेसी से डिफरेंट वार्ड्स में इन पेशेंट में एमरजेंसी में हो रही होती है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स। A dressing is a sterile pad or compress applied to a wound to promote healing and protect the wound from further harm. आगे चलते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होते हैं बेटा ये स्ट्राइल पैड होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं वुंड्स पर, जो कि किसी इंजरी की वजह से भी ये ज़ख़म हो सकता है या किसी डिज़ीज़ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो इनकी हीलिंग के लिए जो हम स्ट्राइल पैड हम यूज़ करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है वुंड को कि मज़ीद जो है फ़र्दर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए या फ़र्दर जो है इसकी कंडीशन जो वर्स ना हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेसिंग्स हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है वो दो टाइप्स की ड्रेसिंग्स हैं, प्राइमरी ड्रेसिंग्स एंड सेकेंडरी ड्रेसिंग्स। प्राइमरी ड्रेसिंग्स है अ पीस ऑफ गॉज और ड्रेसिंग्स placed directly on top of the wound. They are made to highly absorbent so that they can absorb the exudate from the wound. They can kept clean and are used with an antimicrobial liquid to function better. अगर हम प्राइमरी ड्रेसिंग की बात करें तो बेटा कोई एक पीस ऑफ गॉज भी हो सकता है वो, जो कि ये ड्रेसिंग टाइप की होती है जो कि हम डायरेक्टली वुंड के ऊपर रख देते हैं। और ये जो पीस ऑफ गॉज होता है ये हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी एक्सुडेट या जो वुंड होता है उसमें जो मटेरियल निकल रहा होता है इन्फेक्शन की वजह से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दे आर केप्ट क्लीन एंड आर यूज्ड विद एन एंटीमाइक्रोबियल लिक्विड। और एक ये एंटीमाइक्रोबियल लिक्विड इसके साथ यूज़ कर रहे होते हैं इसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ड्रेसिंग्स जो कि डायरेक्टली जो है वुंड पर अप्लाई हो रहा होता है। सेकेंडरी ड्रेसिंग्स दे सपोर्ट द प्राइमरी ड्रेसिंग्स एंड कीप इट सिक्योरली इन प्लेस। दे आर मेड टू बी स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग with high adhesiveness to hold the primary in place. They protect the wound site and provide an environment for optimum healing. बेटा अगर हम सेकेंडरी ड्रेसिंग्स की बात करें तो प्राइमरी ड्रेसिंग की सपोर्ट के लिए जो हम उसके ऊपर एक और ड्रेसिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं बेटा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ड्रेसिंग, जो कि सेव करता है प्राइमरी ड्रेसिंग को। और ये टफ़ और स्ट्रॉन्ग होता है और हाईली एडहेसिव होता है, यानी कि प्राइमरी ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए जो है वो उसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये प्रोटेक्ट करता है और ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देता है उस वुंड के चारों तरफ कि वो उसकी हीलिंग तेज़ी से होने लगती है। आगे चलते हैं।
Hydrogel dressings started to be developed in 1950s and is made of 90% water in a gel base, which gives various benefits to the wound site. This kind of wound dressing is commonly clear or translucent, which varies in size and thickness. There are three general forms of hydrogel wound dressing. अगर हम हाइड्रोजेल ड्रेसिंग की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था बेटा, ये डेवलप हुआ था 1950s में, और ये इसमें 90% इसकी कंपोजिशन देखें तो ये 90% जो होता है वाटर से बना हुआ होता है जेल बेस में. इसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं. दिस काइंड ऑफ वुंड ड्रेसिंग इज़ कॉमनली क्लियर होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है, डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट थिकनेस में मौजूद होती है. इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हाइड्रोजेल ड्रेसिंग की, जिसमें हमारे पास एमोर्फस जेल है, द फ्री फ्लोइंग जेल विच इज़ पैक्ड इन ट्यूब्स, फॉयल पैकेजेस और स्प्रे बॉटल्स. यानी सबसे पहले जो था वो हमारे पास हाइड्रोजेल ड्रेसिंग में एमोर्फस हाइड्रोजेल है, जो ये फ्री फ्लोइंग हाइड्रोजेल होती हैं. इजीली जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं वुंड पर तो इजीली ये उस पर फ्लो कर रहे हैं, विच इज़ पैक्ड इन, ये ट्यूब्स में भी होते हैं, फॉयल पैकेजेस और स्प्रे बॉटल्स, यानी स्प्रे की फॉर्म में भी ये एमोर्फस हाइड्रोजेल मौजूद होते हैं. इम्प्रेग्नेटेड हाइड्रोजेल, gel which is saturated onto a gauze pad, unwoven spongy ropes और strips. Impregnated hydrogel जो होते हैं बेटा, ये जो होते हैं इज सैचुरेट होते हैं ऑन टू अ गॉस पैड, यानी एक गॉस पैड के ऊपर सैचुरेट होते हैं, और नॉन वूवी जो इसका स्पंजी रूप्स होता है या स्ट्रिप्स की फॉर्म में होते हैं. इसे हम इम्प्रेग्नेटेड हाइड्रोजेल कहते हैं. Sheet hydrogel, hydrogel that is held together by a thin fiber mesh. This type of hydrogel wound dressing is available with and without the adhesive borders. Sheet hydrogel जो होते हैं ये एक thin fiber mesh के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, और इस टाइप का जो हाइड्रोजेल होता है इसमें जो होते हैं इनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो एडेसिव भी होते हैं और नॉन एडेसिव भी होते हैं इनके बॉर्डर्स. तो ये बेटा यहाँ पर जो है हमने हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स में जो है 3 टाइप्स की पढ़ ली ड्रेसिंग्स. एमोर्फस हाइड्रोजेल जो कि ट्यूब की फॉयल पैकेज में या स्प्रे बॉटल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं. इम्प्रेग्नेटेड हाइड्रोजेल, इसमें जेल जो होती है वो गॉज में इम्प्रेग्नेट होती है, इसके अंदर मौजूद होती है, गॉज के अंदर जेल होती है, और नॉन वोवी होते हैं, स्पंजी रूप्स या स्ट्रिप्स की शक्ल में मौजूद होते हैं. थर्ड जो चीज़ हमारे पास हाइड्रोजेल थी, शीट हाइड्रोजेल, ये एक शीट की फॉर्म में मौजूद होते हैं बेटा. ये थिन फाइबर मैश होता है वो, और ये हाइड्रोजेल जो होते हैं एडेसिव और नॉन एडेसिव बॉर्डर्स के साथ मौजूद होते हैं. Hydrogel dressing is designed to hold sufficient moisture in the superficial layer of the wound site. हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जो बेटा इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि ये जो होता है जो अपर लेयर होती है, जो सुपरफिशियल लेयर, जो वुंड की सुपरफिशियल लेयर होती है वहाँ पर उसको सफिशिएंट मॉइस्चर को होल्ड रखती है, यानी thus provides an ideal environment for proper and easier wound cleaning and pain management. इस तरह ये easily wound की pain management में और इसकी cleaning में wound की cleaning में help करते हैं. As a result, formation of necrotic tissues can be decreased. और अगर बाई चांस के वुंड जो होता है बहुत सीवियर हो जाता है तो क्या वहाँ पर अगर हाइड्रोजेल ड्रेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर नेक्रोटिक टिश्यूज़ के जो फॉर्मेशन के चांसेस को कम कर देते हैं, सो दैट द इंटायर हीलिंग पीरियड इज़ सिंप्लीफाइड. और इस तरह जो हीलिंग पीरियड हो जाता है वो ईजी हो जाता है और ईजीली उस वुंड की हीलिंग हो जाती है जहाँ पर हम हाइड्रोजेल ड्रेसिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उस हाइड्रोजेल ड्रेसिंग में जो होता है सूटेबल अमाउंट में मॉइस्चर मौजूद होता है उसकी सुपरफिशियल लेयर में.
Hydrocolloid dressings. Hydrocolloid dressings are described as wafers, powders, or paste composed of materials such as gelatin, pectin, and carboxymethyl cellulose. हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स जो होते हैं ये वेफर्स की शक्ल में, पाउडर्स की शक्ल में या पेस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं। और बेटा ये जो होते हैं इनकी कंपोजिशन या तो ये जेलेटिन के बने हुए होते हैं या पैक्टिन के बने हुए होते हैं या कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। दे प्रोवाइड अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवरेबल फॉर वुंड हीलिंग एंड अ बैरियर अगेंस्ट एक्सोजिनस बैक्टीरिया। और एक ये प्रॉपर इन्वायरमेंट और मॉइस्ट इन्वायरमेंट, यानी इसमें वाटर की क्वांटिटी मौजूद होती है, इतनी होती है कि वो एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं वुंड के लिए, और वुंड की हीलिंग इजीली होने लगती है। और जो है एक बैरियर होते हैं, ये हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स जो होते हैं वो बैरियर होते हैं अगेंस्ट एक्सोजिनस बैक्टीरिया के। बाहर से अगर बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस पर अटैक करके मज़ीद कॉम्प्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग यूज़ हो रही होती है। इससे पहले हमने हाइड्रोजेल पढ़ा था, अब ये हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर। हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स कैन हैव वेरियस कंपोजिशंस but the most common composition has a baking of either a vapor permeable film or thin sheet of foam on which a mixture of sodium carboxymethyl cellulose, elastomers, adhesives and gelling agents are coated. हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स जो होती हैं डिफरेंट इसकी कंपोजिशन होती है। यहाँ पर भी बेटा मैंने बताया कि इसमें सम टाइम ये जेलेटिन के बने होते हैं, सम टाइम ये पैक्टिन के होते हैं, सम टाइम ये कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जब मोस्ट कॉमन कंपोजिशन जो होती है इसमें एक लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जो कि किसकी बनी होती है, वो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जो कि परमेबल होते हैं। वो आगे चलते हैं। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग्स में बी यूज्ड एज प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेसिंग्स टू मैनेज अ वैरायटी ऑफ वुंड केयर। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग्स की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग्स भी बेटा यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेसिंग्स के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। एज वुंड्स कैन प्रोड्यूस वेरियस अमाउंट्स ऑफ एक्सुडेट्स एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड sizes. Applied in certain circumstances, these dressings effectively contain exudate and cellular debris and prevent microorganisms from contaminating the wound. यानी एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग की बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग जो होते हैं सम टाइम प्राइमरी ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं और सम टाइम सेकेंडरी ड्रेसिंग, यानी कि वो प्राइमरी ड्रेसिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे होल्ड रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एज वुंड कैन प्रोड्यूस वेरियस अमाउंट्स ऑफ एक्सुडेट एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, कि वुंड जो होते हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, और जिसमें जो होता है वो एक जो मटेरियल निकल रहा होता है लिक्विड सा, वो वेरिएंट्स अमाउंट में हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जहाँ वहाँ पर हम एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एंट्री को, कि बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म आकर उसे मज़ीद वुंड को कंटामिनेट नहीं कर सकते हैं। और वहाँ इसलिए जहाँ पर हम एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो प्रिवेंट करते हैं वुंड को, मज़ीद वो कंटामिनेट ना हो जाए और वो कंडीशन मज़ीद वर्स ना हो जाए, तो वहाँ पर एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग में बेटा जैसे ही कह रहे हैं एज दीज आर मल्टी लेयर ड्रेसिंग्स कंबाइंड विद हाईली एब्जॉर्बेंट लेयर्स ऑफ फाइबर्स दे इजीली एब्जॉर्ब द एक्सुडेट। क्योंकि ये जो एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग्स होती है बेटा ये हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना भी वुंड से जो मटेरियल, क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको बताया कि वुंड जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उसमें से
एक्सुडेट या वाटरी मटेरियल जो निकल रहा होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टी लेयर होते हैं, फाइबर की मल्टी लेयर होती है इन ड्रेसिंग्स में. एज एन एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग प्रोटेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब एक्सुडेट ऑफ वुंड्स इन अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट विच प्रोमोट्स हीलिंग एंड विल नॉट स्टिक टू द वुंड. और क्योंकि ये एज अ एब्जॉर्बेंट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वुंड पर, और इसको जो है कभी प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेसिंग के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं. तो जब प्राइमरी ड्रेसिंग के तौर पर वहाँ पर यूज़ किया जाता है तो जो वुंड में से एक्सुडेट निकल रहा होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करके वुंड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि मज़ीद कंटेमिनेशन ना हो, और वहाँ और इस तरह जो हीलिंग होती है वो फास्ट हो जाती है उस वुंड की, और ये स्टिक नहीं करते हैं वुंड के ऊपर. नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास जो है वो बैंडेजेस है. अ बैंडेज इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ और अदर मटीरियल यूज टू बाइंड और रैप अ डिजीज और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. यानी अगर हम बैंडेजेस की बात करें तो ये एक पीस होता है, कपड़े का कोई पीस होता है या डिफरेंट मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो कि जो भी डिजीज़ जो पार्ट होगा या बॉडी का जो जहाँ पे इंजरी हो गई है या कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है उसको बाइंड करने के लिए या रैप करने के लिए बैंडेजेस को हम यूज़ कर रहे होते हैं. टाइप्स ऑफ बैंडेजेस में बेटा हमारे पास आ जाता है इलास्टिक बैंडेजेस, कोहेसिव बैंडेजेस, क्रीप बैंडेजेस, कंफॉर्मिंग बैंडेजेस, कंप्रेशन बैंडेजेस एंड ट्यूबुलर बैंडेजेस. ये डिफरेंट टाइप्स के बैंडेजेस हैं बेटा जो डिफरेंट कंडीशंस में पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं. ये पिक्चर्स में बेटा आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बैंडेजेस दिखाए गए हैं. एडहेसिव टेप्स, permeable surgical adhesive tapes and semi permeable surgical adhesive tapes. पहले हम बात करेंगे बेटा permeable surgical adhesive tapes. It is an alternative permeable woven और non woven surgical synthetic adhesive tapes होते हैं. ये permeable surgical adhesive tapes जो होते हैं alternative permeable woven या non woven surgical synthetic adhesive tapes होते हैं. ये यानी कभी ये वूवन के बने हुए होते हैं, कभी नहीं बने हुए होते हैं, और ये सर्जरी वगैरह में एज अ सिंथेटिक जो होता है एडहेसिव टेप्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं. वहाँ पर किसी चीज़ को, किसी पट्टी को वहाँ पर स्टक करना होता है तो उसके लिए एज अ एडहेसिव टेप हम यूज़ कर रहे होते हैं इसे. ये अगर हम सेमी परमेबल की बात करें तो सेमी परमेबल सर्जिकल एडहेसिव टेप्स, दीज आर waterproof and therefore protect wound from microorganism and environmental condition. सेमी परमेबल जो होते हैं एडेसिव टेप्स जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं वुंड को कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म मज़ीद उसको कंटामिनेट ना कर सकें, और उसको ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं वुंड को कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से उसे प्रोटेक्ट करते हैं. तो एडेसिव टेप्स में हमने एक परमेबल एडेसिव टेप्स पढ़ा, यानी वो परमेबल होते हैं, और एक होते हैं सेमी परमेबल. ये दो टाइप्स के टेप्स यूज़ होते हैं जो कि सर्जरी वगैरह में हम या उसके बाद हम यूज़ कर रहे होते हैं. सर्जरी के अलावा भी डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं हम. ऑक्लूसिव सर्जिकल एडेसिव टेप्स, these are used to secure or cover dressings where air and water vapor is required. Adhesive tapes are useful for retaining dressings on joint. Occlusive surgical adhesive tapes जो होते हैं बेटा वो दिस आर यूज टू सिक्योर कवर ड्रेसिंग्स को. ड्रेसिंग को जो ड्रेसिंग यानी किसी भी वुंड के लिए या डिजीज़ कंडीशन के लिए जो हम ड्रेसिंग कर रहे होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए या उसको कवर करने के लिए या एक जगह फिक्स करने के लिए उस ड्रेसिंग को, उसके लिए जो होते हैं वो टेप्स यूज़ होते हैं. उसमें ऑक्लूसिव टेप्स भी शामिल होते हैं जो उसको एक जगह फिक्स रखते हैं. सूचर्स एंड लिगेचर्स. सूचर्स और लिगेचर्स क्या होते हैं बेटा? सूचर्स आर सर्जिकल सूचर इज अ स्ट्रैंड
और फाइबर यूज टू होल्ड वुंड्स एजेस इन एप्लीकेशन ड्यूरिंग हीलिंग। यानी अगर हम सूचर्स की बात करें तो ये स्ट्रैंड होते हैं, ये थ्रेड टाइप के होते हैं, ये फाइबर टाइप के होते हैं जो कि वुंड के एजेस को होल्ड करते हैं और सच जैसे स्टिचिंग के लिए इसे यूज़ कर रहे होते हैं। सूचर्स मटीरियल में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। सूचर्स मटीरियल को भी दो क्लासेस में बेटा डिवाइड कर दिया गया है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। Absorbable sutures do not require your doctor to remove them. This is because enzymes found in the tissues of your body naturally digest them. यानी जहाँ पर बेटा स्टिचिंग वगैरह के लिए अगर वो सूचर्स जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स अगर यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और दोबारा विज़िट करें और वो फिर उसको कट करें, बल्कि ये सूचर्स जो होते हैं बॉडी में ऐसे टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो उनको नेचुरली डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो non-absorbable sutures will need to be removed by your doctor at a later date or in some cases left in permanently। यानी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की बात करें कि बेटा अगर ये स्टिचिंग जैसे हम कह रहे हैं किसी भी स्टिच के लिए उसको करने के लिए जहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए ये होता है कि ये आपको दोबारा जाना पड़ता है डॉक्टर के पास और वो फिर उसको कटिंग करके बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। मेटालिक सूचर्स में सिल्वर वायर फॉयल एंड अदर फॉर्म्स आर used to some extent as sutures. Silver has some antiseptic action, but in some tissues it produce irritation. अगर सिल्वर सूचर्स की बात करें बेटा हम, तो सिल्वर वायर फॉयल और अदर फॉर्म्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं सूचर्स की, जिसमें सिल्वर हैज़ सम एंटीसेप्टिक एक्शन बट इन सम टिश्यूज़ इट प्रोड्यूस इरिटेशन। के मेटालिक सूचर्स में हमारे पास सिल्वर के बने हुए भी आ रहे होते हैं और स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं। तो सिल्वर सूचर्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर ये टिश्यूज़ में जो होते हैं वो इरिटेशन कॉज करते हैं। स्टेनलेस स्टील सूचर्स की अगर हम बात करें, इज़ अ फेरिस एलॉय का बेटा बना हुआ इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, हैज़ बीन यूज वाइडली इन द फॉर्म ऑफ वायर सूचर्स, फिक्सेशन प्लेसेस, स्क्रूज एंड अदर आइटम्स। स्टेनलेस स्टील सूचर्स भी बेटा यूज़ हो रहे होते हैं जो कि फेरस एलॉय के बने होते हैं और ये केमिकल अटैक इन पर नहीं हो सकता है, वाइडली यूज़ होते हैं। ये वायर सूचर्स के तौर पर यूज़ होते हैं, फिक्सेशन प्लेट्स, स्क्रूज और अदर आइटम्स में जो होते हैं स्टेनलेस स्टील के सूचर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट सर्जरी वगैरह में यूज़ होते हैं। ये कैटगट इज़ अ नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर। अगर कैटगट की बात करें बेटा हम, ये नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर्स होता है, इज़ ऑब्टेन्ड बाय लॉन्गिट्यूडनली सिटिंग द इंटेस्टाइनल submucosa of sheep and goat, twisting the ribbon and joining them in wet condition, giving monofilament finish. Catgut available in plain and chromic in dark brown color। अगर हम कैटगट की बात करें तो बेटा ये नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं और इसे जो होता है ये शीप और गॉट के जो होते हैं इंटेस्टाइनल सबम्यूकोसा से लेके बनाया जाता है। और ये कैटगट जो होते हैं प्लेन भी होते हैं और क्रोमिक इन डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। यूजेस इसके क्या हैं? टू रिपेयर द वुंड ऑफ लिप एंड ओरल कैविटी, यानी कि अगर इसे लिप या ओरल कैविटी में हमें ज़रूरत होती है सूचर्स की, तो हम कैटगट को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंजेस। एब्जॉर्बेबल जेलेटिन फॉर्म इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन जेलेटिन। डीनेचर्ड कोलेजन होते हैं ये एब्जॉर्बेबल जेलेटिन
फॉर्म इज़ मेड फ्रॉम एनिमल स्किन जेलेटिन, यानी एनिमल स्किन के जेलेटिन से ये बने हुए होते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं. As the sponges fills with blood platelets, some in contact with clotting of blood. If soaked in thrombin, it directly acts on coagulation and has an increased hemostatic action. Example है gel form and surgery form. Ligatures. A ligature is a thread or string without a needle which is used to tie blood vessels and other tissues together. Ligatures are used both inside and आउटसाइड दी बॉडी. लिगेचर्स भी बेटा सूचर्स की तरह थ्रेड होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, और ये विदाउट निडल होते हैं, और जिसे ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए और डिफरेंट टिश्यूज़ को टाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. यानी इसे इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी दोनों जगह लिगेचर्स को हम यूज़ करते हैं टाई करने के लिए. आगे चलते हैं बेटा. सर्जिकल इक्विपमेंट्स. सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास सर्जिकल निडल. इनिशियली स्टेनलेस स्टील निडल वर बीइंग यूज्ड. न्यू हाई निकल स्टेनलेस स्टील यूज्ड. इट गिव्स बेटर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड ब्रेकेज. यानी सर्जिकल निडल्स जो थी वो इनिशियली जो थी वो स्टेनलेस स्टील की निडल यूज़ होती थी, और न्यू हाई निकल स्टेनलेस स्टील, यानी अब जो है वो निकल की स्टेनलेस स्टील यूज़ होती है जो कि बेटर रेजिस्टेंस देती है, यानी ये बेंडिंग या ब्रेकेज नहीं होती या बेंड नहीं होती है जहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद जो है हमारे पास राउंड बॉडीज निडल्स होती हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर सुइंग और सर्जिकल सूचरिंग. मेड यूजुअली ऑफ पॉलिश्ड स्टील, यानी पॉलिश स्टील के ये राउंड बॉडीज निडल्स बनी हुई होती हैं जो कि सुइंग या सर्जिकल सूचरिंग में यूज़ हो रही होती है. जहाँ पे भी हमें सर्जिकल सूचर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं हम राउंड बॉडीज निडल को. कटिंग निडल हैव टू अपोजिट कटिंग एजेस designed to cut through tough, difficult to penetrate structures used in plastic surgery, especially of the face. कटिंग निडल को बेटा ज़्यादातर जो है हम प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं. ख़ासतौर पे यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर फेस में किसी तरह की कोई प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वहाँ हम कटिंग निडल यूज़ करते हैं. इसके दो अपोजिट कटिंग एजेस मौजूद होते हैं. आगे चलते हैं. रिवर्स कटिंग निडल है बेटा. डिज़ाइन विथ कटिंग एजेस ऑन द आउटर कॉन्वेक्स साइड, यानी इसकी जो ये जो होते हैं कटिंग एजेस डिज़ाइन इस तरह के होते हैं कि विद कटिंग एजेस के साथ होते हैं. इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्किन, ओरल म्यूकोसा, टेंडिन शीट वगैरह के लिए. ब्लंट निडल्स टू डायसेक्ट to friable tissues rather than cutting through it. For suturing liver and kidneys. Blunt needles वगैरह को जो होते हैं फ्राइबल टिश्यूज़ वगैरह में डायसेक्शन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर लिवर या किडनी में कोई सर्जरी हो रही होती है वहाँ पर जो है सुचरिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम ये ब्लंट निडल यूज़ कर रहे होते हैं. सर्जिकल मैशेस. सर्जिकल मैश इज़ अ वुवन फाइबर यूज्ड फॉर चेस्ट वॉल reconstruction, strengthening tissues, provide support for internal organs and to treat surgical or traumatic wounds. सर्जिकल मैशेस जो होते हैं बेटा वुवन फाइबर के फैब्रिक के बने हुए होते हैं, और जहाँ पर जो है जैसे हम ये कह रहे हैं कि इसे हम ड्यूरिंग हम सर्जरी यूज़ करते हैं किसी टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए या स्ट्रेंथिंग उसे मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए,
हम या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए चेस्ट वॉल की वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और टू ट्रीट सर्जिकल और ट्रॉमेटिक वुंड्स, या किसी वुंड की जब सर्जरी हो रही होती है उसको वहाँ पर भी हम ये सर्जिकल मैशेस यूज़ कर रहे होते हैं। Surgical mesh is a loosely woven sheet which is used as either a permanent or temporary support for organs and other tissues during surgery। यानी सर्जिकल मैश होता है एक बेटा लूज वोवन का शीट होती है, ये आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है, जिसे हम टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर सर्जरी के दौरान हम एक सपोर्ट देने के लिए हम यूज़ कर होते हैं ऑर्गन को या किसी टिश्यू को जहाँ जिसकी सर्जरी हो रही होती है। Surgical mesh is created from both inorganic and biological materials and is used in a variety of surgeries। ये कह रहे हैं बेटा कि जो सर्जिकल मैश होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल मटेरियल के बने हुए होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स की जो डिफरेंट जितनी तरह की भी सर्जरी होती है वहाँ पर ये डिफरेंट सर्जरी में यूज़ हो रहे होते हैं, चाहे किसी ऑर्गन की सर्जरी हो रही हो या किसी बॉडी के पार्ट में किसी वुंड वगैरह के लिए सर्जरी टिश्यू पे सर्जरी की जा रही हो, तो वहाँ पर इसको हम एज अ सपोर्ट, सर्जिकल मैश को हम सपोर्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ मैशेस में मेरे बेटा हमारे पास जो आ रहे हैं, पॉलीप्रोपाइलीन मैश होता है, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील मैशेस होते हैं, इसके अलावा पॉलीस्टर मैश है, ट्रांसवेजाइनल मैश है, यानी डिफरेंट टाइप्स के मैश डिफरेंट सर्जरी में यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास सर्जिकल स्टेपल्स। सर्जिकल स्टेपल्स आर स्पेशलाइज्ड स्टेपल्स used in surgery in place of sutures to close skin wound, or surgical staples are used to close incisions after surgery। यानी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्टेपल्स जो होते हैं ये एक ख़ास किस्म के स्टेपल्स बने हुए होते हैं जो कि सर्जरी में यूज़ हो रहे होते हैं, ये वहाँ इन्हें सर्जरी में यूज़ किया जा रहा होता है इन सर्जिकल स्टेपल्स को, या जहाँ पर सूचर्स हमें नहीं होता है वहाँ पर हम जो है सर्जिकल स्टेपल्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उस वुंड को जो होता है, जो सर्जन होता है उसको क्लोज करता है इस सर्जिकल स्टेपल्स की मदद से। Staples may be a better option in some cases than stitches or sutures। यानी कि सम केसेस ऐसे भी होते हैं बेटा जहाँ पर सर्जिकल स्टेपल्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं या ज़्यादा सूटेबल होते हैं पेशेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू के वहाँ पर स्टिचेस लगाए जाएं या सूचर्स इस्तेमाल किए जाएं। Advantages: the development of the surgical stapler also created a number of advantages, including accuracy and evenness of wound closures, which made the stapler a useful operating room tool। Other advantages include less tissue reaction, efficiency, accelerated wound healing। यानी कि सर्जिकल स्टेपलर की जो बनाया गया, जो उसका मकसद था उसके, क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत सारे थे, कि इसमें जो एडवांटेजेस इंक्लूड हैं, एक तो एक्यूरेसी आ रही होती है जहाँ पे भी आप उसे स्टेपल कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो वुंड जो क्लोज कर रहे होते हैं स्टेपलर की मदद से, सर्जिकल स्टेपलर की मदद से, वो एक इवन होता है, अनइवन सरफेस नहीं होती है, और एक यूज़फुल टूल के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। इसके अलावा अदर एडवांटेजेस जो बेटा इसके हैं, इसमें है लेस टिश्यू रिएक्शन, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे सूचर्स हम यूज़ करें और उससे रिएक्शन हो जाए तो वहाँ पर हम जो है स्टेपलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोर एफिशिएंट होता है, और जो लास्ट है एसिलरेटेड वुंड हीलिंग, और जहाँ पर स्टेपलर सर्जिकल स्टेपलर्स यूज़ होते हैं वहाँ पर वुंड जो होते हैं वो तेज़ी से हील हो रहे होते हैं, यानी उनकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है जहाँ पर हम सर्जिकल स्टेपलर्स यूज़ करते हैं, तेज़ी से वुंड की हीलिंग होती है। सर्जिकल स्टेपल्स नीड टू स्टे इन फॉर अ फ्यू डेज और अप टू 21 days
बिफोर दे कैन बी रिमूव्ड। सर्जिकल स्टेपल्स ये कह रहे हैं कि ये वहाँ पर जहाँ पर उन्हें स्टेपलर के लिए जहाँ पर वुंड पर या जिस सर्जरी में भी यूज़ किया जा रहा है, कुछ दिन से लेकर ये यानी फ्यू डेज से लेकर 21 डेज तक वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं और फिर उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। हाउ लॉन्ग सर्जिकल स्टेपल्स मस्ट स्टे इन प्लेस डिपेंड्स लार्जली, यानी कितने दिन तक सर्जिकल स्टेपल्स वहाँ पे रहेंगे उसके बाद उनको रिमूव किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वेयर दे आर प्लेस्ड, कहाँ पर ये स्टेपलर यूज़ हुए हैं, सर्जिकल स्टेपल्स को कहाँ यूज़ किया गया है, और डिफरेंट फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करता है कि इन्हें कितने दिन बाद रिमूव करना है, वो फैक्टर्स हैं द साइज़ एंड डायरेक्शन ऑफ द इंसिजन, यानी कहाँ पर जो जहाँ पर सर्जिकल स्टेपल्स को यूज़ किया गया है वो उसकी डायरेक्शन, उस इंसिजन की डायरेक्शन क्या है, उसका साइज़ क्या है, यानी जहाँ पे सर्जरी हुई है सर्जरी के बाद वहाँ पर जो है वो जो स्टेपलर्स यूज़ हुए हैं वहाँ पर उसका साइज़ क्या है, किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है या दूसरी डायरेक्शन है उनकी, द टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा था जिसके थ्रू जो है वो उसे क्लोज किया गया है, द कॉम्प्लेक्सिटी और सीवियरिटी ऑफ योर इंसिजन और वुंड, और जहाँ पर जिस वुंड पर या इंसिजन जो है जहाँ पर वो कट था उसे जो स्टेपलर यूज़ हुआ है वो कितनी सीवियरिटी थी, कितना कॉम्प्लिकेटेड वो था वुंड आपका, हाउ क्विकली द एरिया हील, और जिस एरिया पे इंसिजन था और जहाँ पर जो है वो स्टेपलर सर्जिकल स्टेपलर यूज़ हुए थे वो कितनी जल्दी हील हो सकता है, वो एरिया कौन सा एरिया बॉडी का ऐसा था। तो इन तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड करते हुए सर्जिकल स्टेपलर्स जो होते हैं वो फ्यू डेज से लेकर 21 डेज तक स्टे कर सकते हैं उस जगह पर और उसके बाद उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेपल्स में बेटा हमारे पास आ रहे हैं सर्कुलर स्टेपलर्स, डिस्पोजेबल लीनियर स्टेपलर्स, डिस्पोजेबल लीनियर कटिंग स्टेपलर्स, डिस्पोजेबल कर्व्ड कटर स्टेपलर्स, डिस्पोजेबल एंडो कटर स्टेपलर्स, स्किन स्टेपलर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के बेटा स्टेपलर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की सर्जरी में यूज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट उनके नीड के अकॉर्डिंग जहाँ पर जिस टाइप की ज़रूरत होती है डिफरेंट सर्जरी में वहाँ पर इन स्टेपलर्स को यूज़ किया जाता है। बेटा यहाँ पर जो है हमारा आज का लेक्चर जो था वो वाइंड अप हो गया है, इसे हम एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेक्चर तो बेटा आज का बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपली हमने यहाँ पर वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज का सर्जिकल सप्लाइज, यानी ड्यूरिंग सर्जरी चाहे वो एक बड़ी सर्जरी हो या सिंपल एक जो वुंड या ज़ख़म जो होता है उसको क्लोज़ किया जाता है, तो वो तमाम चीज़ें जो सप्लाई हो रही होती हैं फार्मेसी से हॉस्पिटल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हॉस्पिटल के, वो इन पेशेंट हो आउट पेशेंट हो या एमरजेंसी हो या वार्ड्स हो डिफरेंट, उसमें कौन कौन से सर्जिकल आइटम्स होते हैं जो कि सप्लाई किए जाते हैं, तो तमाम चीज़ें सर्जिकल सप्लाईज़ में आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो बेटा हमने लिखा वो सर्जिकल एड्स था कि सर्जिकल एड्स में हमारे पास वो तमाम चीज़ें जो तमाम जो ऑपरेशन थिएटर्स में प्रोवाइड की जा रही होती हैं वहाँ से इन तमाम चीज़ों को जो सर्जरी में यूज़ हो रही होती हैं हम सर्जिकल एड्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो होती हैं ड्रेसिंग्स आ जाती हैं हमारे पास, वो ड्रेसिंग भी फिर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग्स थी, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में बताया था कि बेटा ये स्ट्राइल पैड होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं वुंड को फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेशन से। फिर हमने बता दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेसिंग्स पे हम चले गए थे बेटा, इसमें मैंने बताया आपको प्राइमरी ड्रेसिंग्स क्या होती है और सेकेंडरी ड्रेसिंग्स क्या होती है, यानी डायरेक्टली जो कि वुंड के ऊपर जो हम एक ड्रेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी ड्रेसिंग्स, और उस ड्रेसिंग को सपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर जो दूसरी हम ड्रेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं जो उसको उस पर उस जगह पर उस प्लेस पर उसको रखती है होल्ड रखती है,
उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ड्रेसिंग्स। तो ये 2 टाइप्स की ड्रेसिंग्स बेटा हमने डिस्कस की थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसको हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया था कि क्या होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेसिंग्स, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। फिर इसमें हमने हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम जो ये डेवलप हुई थी ये 1950s में हुई थी, और हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जो होती है वो मैक्सिमम इसमें जो होता है ये 90% वाटर होता है। इनका जो जेल बेस होता है उसमें 90% वाटर मौजूद होता है। इसको हमने कहा था कि हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जो होती हैं वो 3 टाइप्स की हमने पढ़ा बेटा यहाँ पर। एक हमने कहा कि एमॉर्फस हाइड्रोजेल होते हैं, ये जो होते हैं वो ट्यूब में भी होते हैं, फॉयल पैकेजेस में होते हैं, इसके अलावा स्प्रे बॉटल्स में जो एमॉर्फस हाइड्रोजेल होते हैं। सेकंड जो हमने पढ़ा वो इम्प्रेग्नेटेड हाइड्रोजेल था, और थर्ड जो है वो हमारे पास शीट हाइड्रोजेल। तो ये 3 टाइप्स की जो थी वो हमारे पास हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स थी। हाइड्रोजेल ड्रेसिंग के बाद जो हमने पढ़ा हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स हमने पढ़ा था। हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग्स का बताया मैंने बेटा, ये वेफर्स, पाउडर्स और पेस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इनकी कंपोजिशन जो होती है तो जेलेटिन के होते हैं, पैक्टिन के होते हैं, या कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के होते हैं। और एक ये ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी वुंड को, कि एक्सोजेनस यानी आउटसाइड जो है वो बैक्टीरिया मज़ीद उसको कंटामिनेट करके उसको मज़ीद सीवियर नहीं कर दें। तो वहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग यूज़ हो रही होती है। इसी कंपोजिशन मैंने बता दी कि सम टाइम जो होता है वो बेटा जेलेटिन यूज़ होता है, सम टाइम पैक्टिन, और सम टाइम जो होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यूज़ हो रहा होता है। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग फिर हमने बात की थी कि एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग जो इसमें भी कहा था कि ये जो होते हैं मे बी ये सम टाइम यूज़ हो जाते हैं एज अ प्राइमरी, और सम टाइम एज अ सेकेंडरी ड्रेसिंग्स यूज़ हो रहे होते हैं। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग होते हैं तो ये मैक्सिमम अमाउंट अगर जो वुंड से जो एक्सुडेट जो लिक्विड मटेरियल निकल रहा होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कंटेमिनेटिंग द वुंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी लेयर होते हैं और इसीलिए ये इजीली जो भी वाटरी मटेरियल जो वुंड से निकल रहा होता है जो जख्म से, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद बेटा हमने बैंडेजेस पढ़ा था कि सिंपल बैंडेज क्या है, अ पीस ऑफ क्लॉथ होता है या अदर मटेरियल का ये बना होता है जो कि बाइंड करने के लिए, रैप करने के लिए, चाहे आपकी इंजरी हो जाए बॉडी में या कोई डिजीज़ कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में जब हम उसे एक बैंडेज, एक पट्टी जो आ रही थी जिसे हम बाइंड करने के लिए, हम रैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे हम बैंडेजेस कहते हैं। ये फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि बेटा ये बैंडेजेस जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की बैंडेजेस होती हैं। पिक्चर्स में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, इलास्टिक भी होती हैं, कोहेसिव भी होती हैं, क्रीप बैंडेजेस आ रही होती हैं, कन्फॉर्मिंग बैंडेजेस एंड कंप्रेशन एंड ट्यूबुलर बैंडेजेस होती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की बैंडेजेस यहाँ पे बेटा दिखा रहे हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। फिर हमने टेप्स की बात की कि एडिसिव टेप्स होते हैं जो कि डिफरेंट पेशेंट में यूज़ हो होते हैं, जहाँ पे भी हमें जो होता है वो स्टिक करना होता है बैंडेज को, तो वहाँ पर ये हम एडिसिव टेप यूज़ कर रहे होते हैं। चाहे हमें बैंडेज को टेप करना हो या किसी भी चीज़ को पेशेंट पर हमें बैंडेज करना हो तो वहाँ पर एडिसिव टेप हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पर परमेबल सर्जिकल एडिसिव टेप्स थे एंड सेमी परमेबल एडिसिव टेप्स थे। इसके अलावा हमने ऑक्लूसिव सर्जिकल एडिसिव टेप्स पढ़े। ये भी हमने ये कहा था कि ये कवर करने के लिए या सिक्योर करने के लिए हम ड्रेसिंग को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो बेटा हमने पढ़ा जो चीज़ सर्जिकल सप्लाईज में पाई थी, सूचर्स एंड लिगेचर्स। सिंपल सूचर्स की अगर हम बात करें तो सूचर्स जो होता है कि स्ट्रैंड होता है या फाइबर होता है जो कि यूज़ होता है यूज़ टू होल्ड वुंड एजेस। इसमें हमारे पास हैं सूचर्स में हमारे पास एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं। मेटेलिक सूचर्स में हमारे पास सिल्वर सूचर्स यूज़ होते हैं या स्टेनलेस स्टील के सूचर्स यूज़ हो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं हम।
कैटगट को फिर हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा कि कैटगट की अगर हम बात करें तो ये भी जो है एक नेचुरल एब्जॉर्बेबल स्यूचर है जो कि शीप और गॉट से हासिल किया जाता है। इसके बाद जो था एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंजेस था। ये एब्जॉर्बेबल जेलेटिन स्पंजेस फॉर्म इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन जेलेटिन, एनिमल स्किन से इसे बनाया जाता है बेटा। ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसे भी हम पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर लिगेचर्स की बात कर रहे हैं। सूचर्स की तरह लिगेचर्स को बेटा अगर हम देखें तो ये भी जो होता है एक थ्रेड होता है और इसे जो है हम लिगेचर इज़ अ थ्रेड और स्ट्रिंग विदाउट अ निडल विच इज़ यूज टू टाई ब्लड, यानी विदाउट निडल के हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं जो कि टाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लड वेसल्स को या डिफरेंट टिश्यूज़ को। और ये लिगेचर्स होते हैं बेटा इनसाइड और आउटसाइड दोनों हम बॉडी में दोनों जगह हम यूज़ कर रहे होते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर आ जाते हैं बेटा। सर्जिकल इक्विपमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्जिकल नीडल्स होती हैं। इनिशियली स्टेनलेस स्टील नीडल वर बीइंग यूज्ड। उसके बाद यानी स्टार्टिंग में जो था वो स्टेनलेस स्टील की निडल यूज़ होने लगी थी, अब जो है वो हाई निकल स्टेनलेस स्टील निडल यूज़ हो रही होती हैं क्योंकि इट गिव्स बेटर रेजिस्टेंस टू बैंडिंग एंड ब्रेकेज, क्योंकि ये यानी कि ना ब्रेक होती हैं और रेजिस्ट करती हैं ब्रेकिंग या बैंड होने से, कि ड्यूरिंग यूज़ ना ये ब्रेक हो रही होती हैं ना बैंड होती हैं। इसके अलावा राउंड बॉडीज़ निडल हमने कहा था कि राउंड बॉडीज़ निडल हम यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पॉलिश स्टील से बनी हुई होती हैं। इसके कटिंग निडल हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में अगर हम देखें ख़ासतौर पे जहाँ पर फेस वगैरह की जो अगर प्लास्टिक सर्जरी होती है तो वहाँ पर हम कटिंग निडल्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आगे हमने पढ़ा बेटा वो है रिवर्स कटिंग निडल। रिवर्स कटिंग निडल को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं ब्लंट निडल्स है। ब्लंट निडल्स भी यूज़ हो रही होती हैं ख़ासतौर पर कह रहे हैं फॉर सूचरिंग लिवर एंड किडनी। फिर सर्जिकल मैशेस हैं। सर्जिकल मैशेस भी वुवन फाइबर के बने हुए होते हैं और ये जो रहते हैं ऑर्गन या टिश्यू को सपोर्ट के लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, यानी ड्यूरिंग सर्जरी अगर किसी टिश्यू को या किसी ऑर्गन को परमानेंट सपोर्ट देनी होती है या जो टेम्परेरी सपोर्ट देनी होती है तो वहाँ पर हम सर्जिकल मैशेस हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल मटेरियल के बने हुए थे। फिर हमने कहा बेटा टाइप्स ऑफ मैशेस, मैंने बताया कि मैशेस जो होते हैं जो सर्जिकल मैशेस होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के बने हुए होते हैं, यानी डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। सम जो होते हैं पॉलीप्रोपाइलिन में मैश के होते हैं, कुछ जो होते हैं स्टेनलेस स्टील मैश होते हैं, पॉलीईस्टर मैश होते हैं, ट्रांसवेजाइनल मैश होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के मैश डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। फिर हमने बेटा जो बात की वो सर्जिकल स्टेपल्स की बात की थी कि सर्जिकल स्टेपल्स आर स्पेशलाइज्ड स्टेपल्स यूज्ड इन सर्जरी इन प्लेस ऑफ सूचर्स to close skin wound, और surgical staples are used to close incisions आफ्टर सर्जरी, यानी जहाँ पर अगर हम जो है वो सूचर्स यूज़ नहीं करना चाहते स्किन को क्लोज करने के लिए, किसी जो है किसी सर्जरी के दौरान किसी वुंड को क्लोज या किसी भी टाइप की सर्जरी में जहाँ पर हमें स्किन को जॉइंट करना होता है वहाँ पर अगर हम सूचर्स यूज़ नहीं करना चाहते तो वहाँ पर हम सर्जिकल स्टेपल्स यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये बेटर ऑप्शन होता है एज़ कंपेयर टू सूचर्स। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस थे। अगर हम इसके मेन एडवांटेजेस देखें बेटा तो लेस टिश्यू रिएक्शन है, एफिशिएंसी है, एसेलरेटेड वुंड हीलिंग है। तो ये एक यूज़फुल ऑपरेटिंग रूम टूल के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। सर्जिकल स्टेपल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें बेटा हमने बताया था, और ये फ्यू डेज से लेके 21 डेज तक स्टे कर रहे होते हैं, उसके बाद इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। और इनका जो स्टे का टाइम पीरियड होता है सर्जिकल स्टेपल्स का ये डिपेंड करता है जो इंसिजन जहाँ पर ये सर्जिकल स्टेपल जिस इंसिजन के लिए यूज़ किया गया उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका साइज़ क्या है,
किस सर्जिकल प्रोसीजर में उसे यूज़ किया गया था, और जो जो वुंड था या जो इंसिजन था, जो कट था, वो जहाँ पर वो सर्जरी की गई है वो कितनी सीवियर थी, कितनी कॉम्प्लेक्स था वो। इसके अलावा जिस एरिया में सर्जरी की गई है जहाँ पर बॉडी के, वहाँ पे वो वुंड का जो एरिया था वो उसकी हीलिंग कितनी जल्दी होगी, इन तमाम चीज़ों पे सर्जिकल स्टेपल्स का स्टे डिपेंड करता है। इसी के अकॉर्डिंग उसको फ्यू डेज से लेके 21 डेज तक वो स्टे करते हैं और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेपल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो आ रहे हैं, इसमें हमारे पास सर्कुलर स्टेपलर्स आ रहे हैं, डिस्पोजेबल लीनियर स्टेपलर्स हैं, डिस्पोजेबल लीनियर कटिंग स्टेपलर्स हैं, इसके अलावा कर्व्ड कटर स्टेपलर्स हैं, एंडो कटर स्टेपलर्स हैं, स्किन स्टेपलर्स हैं। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक था सर्जिकल सप्लाइज़, इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसको मैंने दोबारा एक दफ़ा रिकॉल किया है। मेरे ख़्याल से आज का लेक्चर आसान है। सर्जिकल सप्लाइज़ यानी वो तमाम चीज़ें जो कि फार्मेसी से हॉस्पिटल में डिफरेंट वार्ड्स में सप्लाई की जाती हैं, इसे हम सर्जिकल सप्लाइज़ कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है वो ड्रेसिंग्स आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास हमने ड्रेसिंग्स डिफरेंट टाइप्स की पढ़ ली। ड्रेसिंग्स के बाद जो थे बैंडेजेस थे, हमने डिफरेंट टाइप्स की बैंडेजेस हमने डिस्कस की। फिर लिगेचर और सूचर्स और लिगेचर्स थे, वो डिफरेंट टाइप्स के थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो था लास्ट में हमने स्टेपल्स पढ़ा। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो है वो आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। बेटा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसको इंटरेक्टिव सेशन जो हमारा था हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।